हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का 7th चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने मौसम के बारे में बहुत सुना होगा। डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें होती है, फसल, और गांव में जैसे मान लो फसल लगानी होती है तो लोग बात करते हैं इस बार मौसम कैसा रहेगा, फसल किस प्रकार से होगी। तो ये सब सारी चीज़ें मौसम के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है। जैसे मौसम क्या होता है, आपने डेली समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, मौसम के जो है जानकारी निकलती है कि मौसम कैसे रहेगा। जैसे इस तरीके से निकलता है कि मौसम आज कैसे रहने वाला है। ठीक है, अब मौसम की रिपोर्ट भारत और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। ठीक यहाँ पे वर्षा को वर्षामापी नापक यंत्र द्वारा मापते हैं। यह एक मापक सिलेंडर होता है जिसके द्वारा वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। ठीक है, तो वर्षा कितनी वर्षा हुई इसका मापन जो करते हैं वर्षामापी द्वारा करते हैं। साथ ही किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस समय का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम प्रतिदिन और सप्ताह में परिवर्तित होते रहता है। तो मौसम के बारे में जान लो। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि के संबंध में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, किसी और उसके साथ ही तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक भी मौसम के घटक कहलाते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। और मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तापमान को देखिए, किसी कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं तापमान को मापने के लिए, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। ठीक है, तो दिन भर में अधिकतम और किसी समय न्यूनतम तापमान होता है। तो अगर हम बात करें अधिकतम तापमान कब होता है, तो अधिकतम तापमान दिन में अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, और जबकि न्यूनतम तापमान जो होता है किसी दिन वो सामान्यतः भोर के समय होता है, यानी कि सुबह होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। सर्दी में दिन छोटे होते हैं, रात बड़े होते हैं, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती हैं। ठीक है, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु क्या होती है, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किसी देखो, जलवायु समझ लो, किसी स्थान की मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जो मौसम होता है ना, वो छोटे टाइम पीरियड का होता है, वो 1 दिन 2 दिन का होता है। ठीक है, लेकिन जो जलवायु होती है वो एक लंबे समय के रिकॉर्ड के आधार पर बनाई जाती है। जैसे 25 वर्ष का लिखा ना यहाँ पे, जैसे 25 वर्ष का रिकॉर्ड किसी स्थान का किया गया कि वहाँ पे कैसे टेम्परेचर रहता है, क्या क्या कितनी वर्षा होती है, कितनी, ठीक है, पाला पड़ता है, क्या होता है, तो उसके हिसाब से जो डिवाइड किया जाता है वो जलवायु होती है। जलवायु लंबे समय के लिए होती है, लंबी अवधि की होती है। ठीक है, और जो मौसम होता है वो तात्क्षणिक होता है, वो 1 2 दिन पर डिपेंड करता है। अब इसके बीच में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मौसम सभी परिवर्तन सूर्य के कारण आते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला होता है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र तथा वायुमंडल द्वारा अवशोषित परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया होगा मौसम रेगिस्तान तथा पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास, तो अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, समुद्र के पास रहेंगे तो मौसम ठंडा थोड़ा रहता है। ये जलवायु के बारे में समझिए। जलवायु जो होती है लॉन्ग टर्म्स होती है ना, लंबी समय के लिए अधिकांश समय उच्च रहता है। देखो, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। ठीक है, यदि किसी अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कहते हैं उस स्थान की वायु गर्म और आर्द्र होती है। ठीक है, अगर गर्म रहेगा, सिर्फ गर्म रहेगा तो उसको हम गर्म जलवायु बोलते हैं, और गर्म रहने के साथ साथ अगर वर्षा भी होती है तो उसे हम गर्म और आर्द्र आर्द्र बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। देखो, किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण क्या होते हैं, उसमें वहाँ की जलवायु गर्म होती है और शुष्क होती है। गर्म और शुष्क होती है, मरुस्थलीय जलवायु के ये लक्षण होते हैं, गर्म और शुष्क। जलवायु और अनुकूलन क्या होता है, देखो, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित होने वाले जंतु स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से
बचाने के लिए कुछ विशेष गुण रखते हैं। जैसे ऐसे जानवर जो बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा ध्रुवी भालू जो होता है वो अत्यधिक ठंडों में पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो मरुस्थल वगैरह पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है, तो वो उनकी कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिसके कारण वो ऐसी परिस्थितियों में रह पाते हैं। जैसे जंतुओं में जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले जंतुओं की चर्चा करेंगे, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं को हम पढ़ेंगे इसमें, और जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं उन जंतुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि जैसे पृथ्वी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है हमारा, ठीक। तो पृथ्वी के ऊपर जो होता है ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। दोनों जगह क्या रहता है, खूब बर्फ जमी रहती है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि ठंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र कुछ परिचित देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में, और अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ध्रुवीय क्षेत्र आपने यहाँ पे ऊपर वाली जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, और ये जो हमारा भारत समेत जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी खूब होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब देखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाया जाता था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से मानचित्र पर दिखाया जाता है। अब ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, पोलर रीजन क्या होता है, तो देखिएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, जहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुव पर 6 महीने का सूर्यास्त नहीं होता है, मतलब 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है ध्रुवों पर, ऐसा ध्रुवों पर होता है। मैं आपको जब अभी मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कैसे 6 महीने दिन रहता है, कैसे 6 महीने रात रहता है। मैं थोड़ा इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जो सूर्य होता है, और यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे बीच में क्या होता है, भूमध्य रेखा होती है। तो सूर्य 6 महीने भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है, और 6 महीने जो है दक्षिण गोलार्ध यानी कि नीचे रहता है। तो जब 6 महीने ऊपर रहता है, तो 6 महीने जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा, और 6 महीने जब दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो यहाँ नीचे 6 महीने दिन रहेगा, वहाँ ऊपर रात हो जाएगी। इस तरीके से चलता है। जियोग्राफी में आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं। देखो, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुव पर 6 महीने की सूर्यास्त नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतुओं इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है ध्रुवी भालू, या जिसे पोलर बियर भी कहते हैं, और पेंगुइन एक उदाहरण है, ठीक है। इनके ध्रुवी भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं, जिनमें वे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे उन्हें जो उनके शिकारी होते हैं, जो शत्रु होते हैं, उनसे बचने में सहायता करते हैं। साथ ही शिकार पकड़ने में उनकी सहायता होती है। चरम शीत से बचने के लिए, देखो, चरम शीत यानी कि जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है उस पर बचाने के लिए इन्हें बालों की मोटी परतें होती हैं, 2 परतें होती हैं। इनकी त्वचा नीचे वसा की एक परत जमी होती है। ये सारे गुण याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि ये धीमे धीमे चलते हैं ताकि इनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए, ठीक है। बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ये क्या करते हैं, आराम ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि अगर कार्य करेंगे तो इनके शरीर में गर्मी ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको गर्मी सहन नहीं हो सकती। गर्म मौसम में भारतीय क्रियाकलापों सॉरी गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के द्वारा ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि पंजे कैसे होते हैं, पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, ठीक है, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुवी भालू की विशेषताएं दिखाई गई है। जैसे परभक्षी और शिकार से इनको मदद मिलती है, क्योंकि ये सफ़ेद कलर के होते हैं, ठीक है। इसे सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। भालू को अपने शिकार को ढूंढने पकड़ने में सहायता होती है, ठीक। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, जो शीतरोधी होती है, यानी कि ठंडी इनको नहीं लगती है। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। सर्द मौसम में इसे गर्मी रखती है, और इनके नख या नाखून मुड़े होते हैं और लंबे एवं पैने होते हैं, बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। ये सब इसके गुण हैं सी पोलर बियर के, ठीक है।
ध्रुवी भालू की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, तीव्र होती है। ये शिकार को आसानी से खोज सकते हैं। ध्रुवी भालू अनुकूलनों को चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु क्या है? पेंगुइन। पेंगुइन के बारे में आपने नाम सुना होगा पेंगुइन का। पेंगुइन के बारे में पढ़ते हैं। ये है पेंगुइन, आप देख सकते हैं ये पेंगुइन है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। पेंगुइन की झुंड के चित्र आपने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं, एक झुंड में रहते हैं। ठीक है, जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं तो कमरे का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। तो इसी तरीके से ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, ध्रुवी भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, इनके पैरों में जाल जैसा होता है और ये अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए पेंगुइन के पैर हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। मछली अंडे जल में लंबे समय तक रह सकता है। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए हमारे शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार अनेक पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि जो पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो पक्षी होते हैं मान लो जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे ठंडी का मौसम आ गया, सर्दियों में तो क्या करते हैं वहाँ से उड़ करके हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ की तापमान जो क्या अपेक्षाकृत गर्म हो। ठीक है, तो गर्म स्थान पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त होने के बाद वे पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसे मौसम में कुछ बाहरी पक्षी भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। साइबेरियाई क्रेनों के बारे में आपने सुना होगा कि ये अक्सर आते हैं। राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सदियों में प्रवास के लिए पक्षी बाहर से आते हैं। हज़ारों किलोमीटर से वो उड़ करके यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, मतलब सर्दी हो जाती है। जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आते रहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब देखिए ये देखिए प्रवासी पक्षी अपने आवास और उड़ान में। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको अभी बताया था ना, जो भारत हमारा है और साथ ही जो हमारे नाइजीरिया, कांगो आदि देश हैं जो भूमध्य रेखा के सटे हुए हैं, इस सब में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्य गर्म समानता क्या होती है? गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास होते हैं। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे बीच में भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है? वर्ष भर चमकता रहता है। तो इसके आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं, हमारा भारत भी इसमें आता है और भी जो क्षेत्र होते हैं इधर, इनमें क्या होता है? अत्यधिक गर्मी पड़ती रहती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जलवायु के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों को बचाने के लिए 15,000 किलोमीटर, तो मतलब जैसे जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे मान लो कोई चरम जलवायु आ गई तो वो अपने को बचाने के लिए, परिस्थिति से बचाने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होती है। ठीक है, और इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों तथा उच्च ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है। यह जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है, यानी कि जो पक्षी होते हैं मान लो इतनी दूर से आते हैं, उनको कैसे पता है किसी स्थान पर आना है। तो देखिए जो उड़ने के लिए पक्षी क्या करते हैं, पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है का प्रयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास के लिए अनेक अनेक स्तनधारी, अनेक प्रकार की मछलियां तथा कीट भी अनुकूलन की जलवायु की तलाश के लिए मौसम रूपी प्रवास करते हैं। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी आते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं, देखो सबसे सर्द महीने में भी तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे भारत भी है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, और कटिबंधीय वर्षावन क्योंकि वर्षा भी यहाँ पे होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में कौन कौन से हैं? बंदर है, कपी है, गोरिल्ला है, चीता है, हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली है, सर्प है, पक्षी है और कीट है।
आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी परिस्थिति में, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब अत्यधिक ठंडी आती है तो हम क्या करते हैं, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, हम अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं गर्म करके। और जब अत्यधिक गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे हम उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो इस तरीके से जानवर भी करते हैं, यही इसमें बताया गया है। अनुकूलन का मतलब यही है। अब देखिए, चूंकि जंतु की जनसंख्या अधिक होती है, अतः इनमें भोजन एवं आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा यानी कि संघर्ष होता रहता है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। ये देखिए, ये पेड़ों पर रहता है, इसके हाथ पैर आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। इसके चिपचिपे होते हैं पैर। और बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। ये देखिए, अब ये है एक न्यू वर्ल्ड मंकी है बंदर, यहाँ पे देखिए छोटा सा ये। देखिए, इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं यहाँ जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वे ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुँच जाते हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं, उनका भार नहीं सह सकती हैं। देखिए यहाँ पे ये है, इसकी चोंच आप देख रहे हो, ये सहायता करती है इसको भोजन को ग्रहण करने में। टूकन पक्षी नाम है इसका। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में अनेक संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि और मोटी त्वचा, ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है, ठीक है, जो उन्हें आसपास के क्षेत्र से मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है। यानी कि जो जैसे मान लो अगर कोई जंगल में रह रहा है तो हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो हरे अगर उसका भी कलर रहेगा तो वो शिकार से बच जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, लायन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावन में पाए जाते हैं। नोट कर लें कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख विशेषता उसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल, ठीक है, सफ़ेद मतलब श्वेत अयाल है, जो सिर के चारों ओर, गालों और चिबुक टोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन के अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त समय जुटा पाने में समर्थ होता है, अतः भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में एक अन्य परंतु एक परिचित जंतु होता है, उसे हाथी कहते हैं। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावन की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। सूंड को ध्यान में रखिए। जो सूंड होता है, इसकी उपयोग यह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाएं दंत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। जो बाएं दांत होते हैं रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छालों को आसानी से छील सकते हैं, अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे कान, बड़े कान होते हैं, बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में भी हाथी को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। तो ये हाथी के बारे में था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिला कौन से जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं, किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलन बनाते हैं, ठीक है, अपने वातावरण को किस तरीके से अनुकूलित करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं सर्दी और गर्मियों में, सर्दी ठंडी से बचने के लिए। चलिए, यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, जैसे दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डाट डाट कहलाता है, जलवायु कहलाता है। औसत जलवायु जो होती है वो कहलाती है दीर्घ समय के लिए, ठीक है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है तो उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। उस स्थान की जलवायु क्या होती है, उष्ण और आर्द्र होती है, ठीक है। जहाँ पर क्या होती है, देखो, उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, यानी कि ज़्यादा तापमान हो और किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उष्ण। और यहाँ पे देखो, अगर वर्षा कम होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, जब वर्षा कम होगी तो इसको हम मरुस्थली भी कह सकते हैं ना, मरुस्थली, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और वर्षा भी नहीं हुई तो मरुस्थली हो जाएगा। चरम जलवायु परिस्थितियों वाले व्यक्ति के दो क्षेत्र, देखो, चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र जो है हमारे, वो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी चरम तापमान पाया जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर भी पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ फिल करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे जैसे लिखा है, आहार मुख्यतः फल होते हैं। कह रहा है जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची दी गई है। उपयुक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों में से किसके लिए अनुकूलित है। जैसे आहार मुख्यतः फल है, तो फल मुख्यतः आपको कहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद बाल और फर होते हैं, ये किसमें होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, पोलर बियर का जो होता है, ठीक। प्रवास की आवश्यकता होती है, प्रवास की आवश्यकता किसमें होती है, तो इसमें आपको ध्रुवीय क्षेत्र और
ध्रुवीय क्षेत्र और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों में प्रवास की आवश्यकता होती है। तीव्र स्वर ध्वनि होती है, किसमें होती है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले जंतुओं की होती है। पैर के चिपचिपे तलवे होते हैं, किसमें होता है? ये जो लाल मेढक था अभी मैं आपको दिखाया था, वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन के हैं ये। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, ये किसमें होती है? ये आपके जो ध्रुवों पर पाए जाते हैं उनमें है, ध्रुवीय क्षेत्र वाले। चौड़े और बड़े नख होते हैं, चौड़े और बड़े नख किसमें होते हैं? तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेंगुइन वगैरह में होते हैं, पोलर बियर में। चटक रंग किसमें होता है? तो चटक रंग आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले जानवरों में होता है। मजबूत पूंछ किसमें होती है? बंदर में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होते हैं। लंबी और बड़ी चोंच किसमें होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो टिकुन नामक जो भी बताया था ना पक्षी पाया जाता है वो होता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।